अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई ज़हानत की मदद से नई ज़िंदगी की शक्ल बनाई है, नई लाइफ फॉर्म बनाई है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में अंजाम दे दिया गया है। लेकिन आज हम इसी कारनामे पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये लाइफ फॉर्म किस किस्म की है और इसमें क्या खसूसियत हैं। जब हम लाइफ फॉर्म की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अभी तक हम लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स, मुख्तलिफ अशकाल को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन ज़िंदगी है क्या, इस पर अभी भी हमारे जवाबात बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और क्लियर नहीं हैं। हम यहाँ पर ज़िंदगी की मुख्तलिफ शक्लें देख रहे हैं। तो अगर हम लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं जो ज़मीन पर हमें मिलती हैं, उसमें पौधे हैं, उसमें जानवर हैं, उसमें फंजाए हैं, उसमें सिंगल सेल से बनी हुई चीज़ें हैं, आर्किया है, बैक्टीरिया है। लेकिन अब हमने ज़िंदगी की एक नई शक्ल बनाई है जो कि इन तमाम अशकाल से मुख्तलिफ है, जो इन फॉर्म्स में, इन कैटेगरीज़ में लाई नहीं करती, इनमें मौजूद ही नहीं है। मैं आपको जिस मस्नूई ज़िंदगी की शक्ल दिखा रहा हूँ, उसे अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो आपको समझ आएगी कि वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है, बिल्कुल ऐसे ही नज़र आती है जैसे कि आम ज़िंदगी हमें नज़र आती है। इस पर बहुत सी डिबेट हो रही है और इसमें साइंसदानों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इस शक्ल ने, इस क्रिएचर ने, इस बनावट ने अब मूव करना शुरू कर दिया है। ये आगे को मूव कर सकती है, ये पीछे को मूव कर सकती है, दाएं बाएं स्पिन कर सकती है, डांस कर सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स शो कर सकती है और उन मूवमेंट्स को भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस रोबोट की, इस शक्ल की एक वीडियो दिखा रहा हूँ और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये माइक्रोस्कोपिक क्रीचर, ये रोबोट घूम रहा है और घूम घूम के ये कूड़ा करकट साफ कर रहा है। इस सेल में, इस रोबोट में, इस क्रिएचर में वो तमाम खसूसियात हैं जो कि बेशतर लिविंग थिंग्स में, ज़िंदा जानवरों और पौधों में होती हैं। मसलन ये सेल्स अपने आप को हील कर सकते हैं, इनके माबैन हम इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होती है और इससे हम काम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि आम रोबोट्स में हमें नज़र नहीं आती। आम रोबोट फिल्मों में तो अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने ज़ख्मों को खुद भर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में हमें कोई ऐसा रोबोट नज़र नहीं आता जो कि खुद ब खुद हील कर सके। लेकिन ये रोबोट जो कि अभी बहुत छोटे लेवल पर हैं, ये अपने आप को हील कर सकते हैं। और इस रोबोट को बनाया है इंसानी हाथ ने, लेकिन हमने सिर्फ अपने हाथों से इस रोबोट को नहीं बनाया, बल्कि इस बायोलॉजिकल रोबोट को डिज़ाइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में से डिज़ाइन किया गया है और उसके बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंसानी हाथों से हुई है, जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। और इस रोबोट को बनाने के लिए हम चलते हैं साउथ अमेरिका, जहाँ पर एक मेंढक पाया जाता है जिसे ज़ीनोपस लेविस कहते हैं। इस मेंढक से हमने स्किन और दिल के, हार्ट के सेल्स लिए और उन सेल्स की मदद से इस रोबोट को बनाया गया जिसका नाम है ज़ीनोबोट। क्योंकि आपने इस फ्रॉग का, इस मेंढक का नाम सुना, ज़ीनोपस, तो यहीं से हमने इसका नाम रखा और हमने इसका नाम रखा ज़ीनोबोट, जो कि एक सिंथेटिक लाइफ फॉर्म है, एक मसनूई रोबोट है, ज़िंदगी की एक मसनूई शक्ल है, लेकिन ये शक्ल ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा करीब है, इतनी करीब जो अभी तक हम किसी भी रोबोट में नहीं ला सके। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी कुछ एप्लीकेशंस बता रहा हूँ और वो एप्लीकेशंस ये हैं कि हम इसे ऐसी जगह पर भेज सकते हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी हो और हम देखना चाहते हो कि इंसान पर वो रेडियो एक्टिविटी क्या असर करेगी। तो हम इन रोबोट्स को, क्योंकि ये भी सेल से बने हैं, लिविंग थिंग के सेल से बने हैं, इनको भेजा जा सकता है और इन पर रेडियो एक्टिविटी के असरात देखे जा सकते हैं। हम ज़मीन पर पोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मेडिसिन में इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारियों को, उनका ख़ात्मा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इस रोबोट ने ज़िंदगी की एक ऐसी खसूसियत हमें देना शुरू कर दी जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, और वो खसूसियत है रिप्रोडक्शन की, बच्चे पैदा करने की। जी हाँ,
इस रोबोट ने, इस क्रिएचर ने कुछ अरसे के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया, अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी। ज़िंदगी का बेसिक फंक्शन ये है कि ज़िंदगी अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, अपनी कॉपीज़ बनाती हैं। हमें कोई रोबोट ऐसा नज़र नहीं आएगा आज की दुनिया में जो कि बच्चे देता हो, जो कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता हो, लेकिन ये बायोलॉजिकल रोबोट जिसे जीनोबोट्स कहा जाता है, ये बच्चे देता है और अपनी कॉपीज़ आगे बढ़ाता है। बच्चे देने का मतलब अपनी कॉपीज़ आगे बढ़ाता है। मैं आपको रोबोटिक्स की एक ब्रांच की तरफ लेकर चलता हूं जिसे सॉफ्ट रोबोटिक्स कहा जाता है। हम अमूमन रोबोटिक्स में मोटर्स का इस्तेमाल देखते हैं, हम मेटल पार्ट्स का इस्तेमाल देखते हैं, लेकिन अब रोबोटिक्स एक और शक्ल इख्तियार कर रही है जिसमें बायो रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा ऐसी मशीन्स बना रही हैं जिसमें बायोलॉजिकल टिश्यूज़ का और बायोलॉजिकल एंटिटीज़ का इस्तेमाल होता है। हम इंसान के, जानवरों के टिश्यूज़ लेते हैं और उनका मैकेनिकल डिज़ाइन करते हैं, और उनका मैकेनिकल डिज़ाइन करके हम एक बायोलॉजिकल रोबोट बनाने की कोशिश करते रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रोबोट्स दिखा रहा हूँ। तो इन हाइब्रिड रोबोट्स में आपको नज़र आएगा, अब आप एक रोबोट को देख रहे हैं जिसमें हमने टिश्यूज़ का इस्तेमाल किया है, और ये टिश्यूज़ हैं मसल के, यानी दिल के मसल के टिश्यूज़ हैं और स्केलेटल टिश्यूज़ हैं, और उसके साथ हमने स्कैफोल्ड यूज़ किया है। तो इस बायो मटेरियल को हम मूव करवाते हैं प्रेशर को और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को चेंज करके। तो हमें एक्सटर्नली एक सिग्नल देना पड़ता है, वो प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भी हो सकता है, और ये मसल मूव कर सकता है, किसी भी चीज़ को उठा सकता है। तो ये एक मशीन है। इस मशीन में ना सिर्फ बायोलॉजिकल टिश्यूज़ का इस्तेमाल हो रहा है बल्कि इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक सिस्टम्स भी पैरेलल में काम कर रहे हैं। इसे हाइब्रिड रोबोट कहा जाता है, जो कि एक हाथ के तौर पर, किसी जानवर के हाथ के तौर पर, इंसान के हाथ के तौर पर मुस्तकबिल में काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत है, और वो इनपुट है वोल्टेजेस। तो जब हम वोल्टेज देंगे तो ये नीचे जाएंगे, और क्योंकि वोल्टेज से, पावर सिग्नल से टिश्यूज़ हमारी बॉडी में भी कंप्रेस होते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इन्हें एक्सटर्नली वोल्टेजेस देंगे और ये कंप्रेस होंगे, रिलैक्स करेंगे और किसी चीज़ को भी उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर और भी कुछ ऐसे रोबोट्स दिखाने जा रहा हूँ जिनमें ये पावर होती है कि वो अपने आप को हील कर सकते हैं, वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें एक्सटर्नल सिग्नल दें। एक्सटर्नल सिग्नल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर हम इस एक्सटर्नल सिग्नल को ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर 2014 में एक और इसी किस्म का बायो रोबोट जो बनाया गया उसकी शक्ल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस सॉफ्ट रोबोट की अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आपको प्लास्टिक नज़र आएगा, बैकग्राउंड में आपको इसके प्लास्टिक नज़र आएगा, और इसके बीच में जो हमने टिश्यूज़ यूज़ किए हैं वो एक चूहे के हैं। तो चूहे के टिश्यूज़ लिए, मसल्स के टिश्यूज़ लिए, और पीछे बैकग्राउंड में प्लास्टिक था, और उसके साथ हमने इसे मूव करवाना शुरू किया। तो जब हम करंट की पल्सेस देते थे, फ्रीक्वेंसी देते थे, तो ये मूव करना शुरू कर देता था। आपको यहाँ पर वीडियो पे भी नज़र आ रहा है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसीज बढ़ाएंगे तो इसकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी, जैसे जैसे हम करंट की पल्सेस कम करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, तो इस रोबोट की मूवमेंट कम हो जाएगी। फिर इसी तरीके से इसी साल एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सी स्लग यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके मसल्स यूज़ किए गए और उसके ज़रिए एक सिंपल सी टर्टल बनाने की कोशिश की गई, यानी ऐसा रोबोट जो कि मूव कर सके, पानी में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ओशंस में, समंदरों में मूव कर सके। हमने 2014 में ही उसे भी डिज़ाइन किया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बायोलॉजिकल एंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपने रोबोट्स को बेहतर कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पर एक जेलीफिश दिखा रहा हूँ, और इस जेलीफिश की मूवमेंट देखें। एक तरफ आपको दूसरी नॉर्मल जेलीफिश नज़र आएगी और एक तरफ ये जेलीफिश नज़र आएगी। हार्ट के टिश्यूज़ के साथ इसे भी कनेक्ट किया गया है, इसमें भी हार्ट के टिश्यूज़ इस्तेमाल किए गए हैं। और जब हम इस जेलीफिश को मूव करवाते हैं तो आप देखें कि ये प्लास्टिक की जेलीफिश जिसके ऊपर टिश्यूज़ यूज़ किए गए हैं स्कैफोल्ड के साथ, वो बिल्कुल ऐसे ही मूव करती है जैसे कि एक फ़िश मूव करती हैं। चलते हैं हम एक और फिश की तरफ जो कि अब इलेक्ट्रिकल करंट से नहीं या प्रेशर से नहीं मूव करेगी बल्कि रोशनी से मूव करेगी। उसे हम रोशनी से कंट्रोल करेंगे, और इस फिश को स्टिंगरे कहते हैं। बड़े ख़तरनाक
फिश भी साबित हो सकती है। और इसमें हमने इस्तेमाल किया है, इसके जो प्रोटोटाइप है उसमें हमने इस्तेमाल किया है चूहे के मसल्स, और उन मसल्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि अब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं, उन्हें वोल्टेजेस की ज़रूरत नहीं है मूव करने की, रिलैक्स करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, बल्कि उन्हें रोशनी की ज़रूरत है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और रिलैक्स कर सकें। तो जो हम रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही ये हाइब्रिड रोबोट मूव करना शुरू कर देंगे। इन हाइब्रिड रोबोट्स में जहाँ पर बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि ये हमारे रोबोट से बहुत मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनमें अभी तक हीलिंग नहीं आई, इनमें हीलिंग नहीं आई और ये टूट सकते हैं, और उसके साथ साथ इन्हें एक्सटर्नल सिग्नल की ज़रूरत है। तो क्या कोई ऐसा रोबोट हम बना सकते हैं, कोई ऐसा बायो रोबोट बना सकते हैं जिसे एक्सटर्नल सिग्नल की ज़रूरत ना हो? यहाँ पर हम जितने भी रोबोट्स देख रहे हैं, इनमें जो मसल के टिश्यूज़ हैं, हार्ट के मसल के टिश्यूज़, उन्हें एक्चुएटर के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा रहा है। यानी जहाँ पर हम मोटर लगाते थे या पिस्टन लगाते थे कि चीज़ें मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, अब वहाँ पर हम मोटर और पिस्टन नहीं लगाते, बल्कि वहाँ पर हम मसल्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी जानदार के, ताकि वो मूवमेंट वहाँ से आए। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बायोलॉजिकल नहीं हैं। तो क्या हम ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं जो टोटली बायोलॉजिकल फॉर्म में आ जाएं, और उसके साथ साथ वो बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो भी ले सकें? बिल्कुल, हम ऐसे रोबोट बना चुके हैं जिनका नाम जीनोबोट्स है। मैंने कुछ तारुफ इस वीडियो में आपको करवाया है जीनोबोट का, लेकिन जीनोबोट डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं, जीनोबोट्स बनाए कैसे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या किरदार अदा करती है, बायो मैकेनिकल रोबोट्स के बारे में। ऐसे रोबोट्स जिनके कुछ हिस्से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल थे और कुछ हिस्से बायोलॉजिकल फॉर्म से आए थे। उनमें हमने हार्ट के टिश्यूज़ इस्तेमाल किए थे, मोटर्स की बजाय, पिस्टन्स की बजाय, ताकि हम उनको मूवमेंट दे सकें। इस इरा के जितने भी रोबोट्स थे, इनको बायोमैकेनिकल रोबोट्स कहा जाता है। लेकिन इंसान का या लिविंग थिंग के सेल्स इससे बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्स में सिर्फ मूवमेंट ही नहीं होती, बल्कि सेल में बहुत सी और खसूसियात भी होती हैं। उनकी अपनी बायोकेमिस्ट्री होती है, उनका अपना बिहेवियर होता है, वो सेलुलर लेवल पर छोटी छोटी मशीन्स होती हैं। अगर हमने बायोलॉजिकल फॉर्म के ही रोबोट्स बनाने हैं और उसमें मैकेनिकल पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, या किसी भी ऐसे पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना जो कि हमें बाहर से लाना पड़े, तो हमें सेलुलर रोबोट्स बनाने पड़ेंगे। ये रोबोट्स हमारे आज के रोबोट से काफ़ी मुख्तलिफ होंगे, इनकी शक्लें बिल्कुल डिफरेंट होंगी, क्योंकि हमने आज तक जितनी भी फिल्मों में रोबोट्स देखे हैं वो ज़्यादातर मैकेनिकल रोबोट्स हैं, और उनकी शक्लें बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे कि अमूमन इंसानों की होती हैं। लेकिन जब हम सेलुलर लेवल पर जाएंगे और रोबोट्स बनाएंगे, तो वो रोबोट बहुत ही मुख्तलिफ शक्ल के होंगे। उनकी शक्लें, उनकी आदात, उनकी खसूसियात बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी, लेकिन हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ऐसी शक्लें देखेंगे रोबोट्स की जो हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन इस वक्त ये फील्ड मेरे नज़दीक रोबोटिक्स में एक बहुत ज़्यादा हॉट फील्ड है, जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने जा रही है, और आने वाले दिनों में आपको बार बार ऐसे रोबोट्स नज़र आएंगे, उन पर डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी, जिनमें से एक को हम जीनोबोट कहते हैं। मैंने आपको ये बोट यहाँ पर दिखाया है, ये छोटा सा सेल बेस्ड रोबोट है। ये सेल हमने लिए थे एक मेंढक के टिश्यू से, सेल से, और उसे एक रोबोट की शक्ल दी थी। इस रोबोट का फ़ायदा क्या है? इस रोबोट का फ़ायदा ये है कि एक तो ये टोटल बायोलॉजिकल रोबोट है, बायोलॉजिकल लिविंग थिंग है, ज़िंदगी की एक शक्ल है, लेकिन इसको कोई बाहर से सिग्नल नहीं चाहिए। इसको ना प्रेशर का सिग्नल चाहिए, ना इसको वोल्टेज का स्टिमुलस चाहिए, ना करंट का स्टिमुलस चाहिए। इसे किसी किस्म के एक्सटर्नल कमांड की ज़रूरत नहीं है कि इसने क्या करना है। ये खुद डिसाइड करेगा कि इसने क्या करना है, जिस तरीके से हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। और उसके साथ साथ इसके अंदर किसी किस्म की कोई चिप नहीं लगी होगी छोटी, कोई आर्टिफिशियल कंपोनेंट नहीं होगा जो रोशनी के पीछे इसको लेके जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट के पीछे इसको लेके जा रहा है। ये टोटल बायोलॉजिकल फॉर्म का रोबोट होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसे बनाया कैसे जाएगा? इसे बनाने के लिए हम चलते हैं मेंढक के पास, और इस मेंढक से, जीनोपस जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी की थी, इस मेंढक से, उसके एम्ब्रियो से हम स्टेम सेल्स लेंगे।
تو جب فراگ سیلز آر فرٹیلائزڈ، جب وہ فرٹیلائز ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے اسٹیم سیلز لے لیتے ہیں. اب اسٹیم سیلز کے ڈفرینٹ فنکشن ہوتے ہیں. اسٹیم سیلز سمجھ لیں کہ ایک بیسک فارم ہوتی ہے سیلز کی، جو کہ آگے جا کر نروس سسٹم بھی بناتے ہیں انسان کا یا جانوروں کا، وہ مسلز بھی بناتے ہیں، وہ بلڈ بناتے ہیں، بلڈ کے سیلز بناتے ہیں، وہ ویسلز بناتے ہیں، وہ آرگنز بناتے ہیں. تو جتنی چیزیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ایمبریو میں، اس کی جو اسٹیم سیلز میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کے رنگوں سے اور ان کے لیبل سے آپ کو پتہ چلا کہ یہ سیلز کیا کیا چیزیں بنانے جا رہے ہیں. اسٹیم سیلز مختلف فارمز لیتے ہیں اور ہم ان سیلز کا استعمال کرتے ہوئے ہی اپنے روبوٹ کو ری شیپ کرنے جا رہے ہیں اور اسے مختلف فارم دینے جا رہے ہیں. یہ کام ہم کیسے کریں گے؟ اس کام کو کرنے کے لیے تو انسان فورسیپس کا استعمال کریں گے اور مائکروسکوپ کا استعمال کریں گے اور اسٹیم سیلز کو ایک دوسرے سے الگ کریں گے، کچھ کو قریب لائیں گے، ان کو ٹوٹل چینج کریں گے، کچھ اسٹیم سیلز کو آپس میں گلو کریں گے، کچھ کو الگ کر دیں گے. ہم ٹوٹل ان کی انجینئرنگ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو فارم ہمیں نظر آئے گی، جو کہ آپ کو یہاں پر سفیریکل شیپ میں فارم نظر آ رہی ہے، اسے پہلے لیب میں بنانے سے ہم کمپیوٹر پر بنائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ جو فارم ہم لے کر جا رہے ہیں، جس میں ہم نے کچھ ہارٹ کے سیل لگا دیے، کچھ اسکن کے سیل لگا دیے، کچھ کڈنی کے سیل لگا دیے، کیا وہ ایک روبوٹ بن سکتا ہے؟ اور وہ روبوٹ کیا وہ کام کر سکتا ہے جو ہم اس سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو یہاں پر ایک سافٹ ویئر کی طرف لے کے چلتا ہوں جسے کہا جاتا ہے واکس کارڈ. واکس کارڈ ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بیسڈ کیا ہوا سافٹ ویئر ہے جو کہ واکسلز لیتا ہے. اگر آپ ان واکسل کو دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے کیوبز ہیں، یہ ایک اسٹیم سیل ہے اور وہ ان واکسل کے ذریعے مختلف شکلیں بناتا ہے. اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو شکلیں ہیں جو اس نے بنائی ہیں اس ایٹماسفیئر میں، سافٹ ویئر کے ایٹماسفیئر میں، جس میں ہم نے گریوٹی کو بھی ذہن میں رکھا ہے، ہم نے فرکشن کو بھی رکھا ہے، ہم نے لیکوڈ فزکس کو بھی رکھا ہے، ہم نے سرفیس ٹینشن کو، اور سارے فزیکل لاز اس کے اندر ہولڈ ہوتے ہیں. وہاں پر یہ جو ہم نے ایک پروٹوٹائپ بنائی ہے، چھوٹی سی لیونگ تھنگ ہے، جس میں مختلف اسٹیم سیلز کو ہم نے جوڑا ہے کیوب کی شکل میں، جنہیں ہم واکسل کہتے ہیں. اس ورچوئل انوائرمنٹ میں یہ روبوٹ کیا کرے گا؟ کیا یہ آگے کی طرف جائے گا، پیچھے کی طرف جائے گا، کھڑا رہے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس کے لیے جب میں ورڈ یوز کرتا ہوں واکسل، تو اس کا مطلب ہے سیل آف اے ڈیجیٹل زینوبوٹ. تو واکسل کا مطلب یہ ہے کہ ہم سافٹ ویئر میں جو ایک کیوب کو دیکھ رہے ہیں وہ واکسل ہے، وہ ڈیجیٹل سیل ہے. یہاں پر میں دو قسم کے واکسلز آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک پیسو واکسل ہیں اور ایک ہارٹ کے ہیں. تو پیسو کا مطلب یہ ہے کہ اسکن کے واکسلز ہیں، ان میں موومنٹ نہیں ہے، اور دوسرے ہیں ایکٹیو واکسلز، جن میں کانٹریکٹائل ہارٹ مسلز کے سیلز کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں موومنٹ ہے. یہ کبھی شرنک ہوں گے، کبھی بڑھیں گے، ان کو ہم جوڑتے ہیں. اور اب جب ہم نے ان کو جوڑنا ہے تو یہ کام سارا کا سارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کرنا ہے. اسی نے اس سافٹ ویئر میں پہلے ایک، سپوز اس نے 10 سیل یہ لے لی اور 10 سیل یہ لے لی ہے، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، اور ان کو جوڑ دیا کنفیگریشن میں. اور پھر اس نے دیکھا کہ کیا جب یہ سیل کانٹریکٹ کریں گے ہارٹ والے تو یہ کیا موو کرے گا، کس طرف جائے گا. اب اس نے دیکھا کہ موو نہیں کرے گا، تو اب یہ اس کو چینج کرے گی، ایٹریشن کرے گی، اس کو تھوڑا سا چینج کرے گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. کچھ سیلس کو ادھر کرے گی، کچھ کو ادھر، پھر دیکھے گی، پھر نہیں کرے گا، پھر ایٹریشن کرے گی، پھر چینج کرے گی، پھر سیلس کو کرے گی. یعنی ارتقاء سے لے کے جا رہی ہے، ارتقائی سسٹم سے گزرا ہے. ایوولوشنری الگوریدم ہے یہ، اور ایوولوشنری الگوریدمز بہت زیادہ لمبی ارتقاء کو بہت کم وقت میں پورا کر دیتے ہیں. تو یہ بار بار ایٹریٹ کرے گا، بار بار بدلے گا، بیہیویئر چیک کرے گا، پھر بدلے گا اس کی کنفیگریشن کو، پھر بیہیویئر چیک کرے گا، یہاں تک کہ جو ہمیں ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ ہے اس کے قریب قریب ہم پہنچ جائیں. تو میں آپ کو یہاں پر ایک انیشیل ڈیزائن دکھا رہا ہوں جو کہ آپ کو سافٹ ویئر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور پھر جب اس کے فزیکلی بنایا گیا، کیونکہ جب سافٹ ویئر ہمیں وہ ڈیزائن دے دیتا ہے تو پھر جا کے ہم لیب میں اسی طریقے سے سیلز کو کنفیگر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں. تو ہزاروں ایٹریشنز کے بعد ہم نے اس سیل کو تھوڑا تھوڑا دیکھا کہ وہ آگے کی طرف موو کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کیا تھا؟ ہمیں چاہیے تھا کہ یہ موو کرے فارورڈ، آگے کی طرف موو کرے. ہزاروں ایٹریشنز کے بعد سافٹ ویئر نے ہمیں بتایا کہ یہ سیل اب آگے موو کر سکتا ہے، اور اب ہمیں بنانا تھا ایکچوئل سیل پیٹری ڈش میں. وہ کام انسانوں نے بڑے آرام سے کیا. اس کے لیے ہم نے مائکروسکوپ کا استعمال کیا، فورسیپس کا استعمال کیا، اور ہم نے بالکل ویسے ہی سیلز کو جوڑا جس طریقے سے سافٹ ویئر میں
सॉफ्टवेयर ने हमें अपनी फाइनल जो वर्जन था उसमें बताया था। और जब उस लाइफ फॉर्म को, जीनोबॉट को बनाया गया तो देखा गया तो वो वाकई आगे की तरफ मूव कर रहा था। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो रेड लाइंस वो हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रिडिक्ट किए हैं कि रोबोट की मूवमेंट इस तरीके से होगी, वो इस तरफ को मूव करेगा। और ब्लू लाइंस वो हैं जो कि जब हमने वो पीट्री डिश में बनाकर रोबोट देखा तो वाकई उसने उस तरफ मूव किया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुमासलत है जो प्रिडिक्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कि जी मैंने तो ऐसा रोबोट बनाया है जो इस तरीके से दाईं तरफ को मूव करेगा। और फिर जब हमने वही डिज़ाइन बनाया तो उसने बिल्कुल उसी तरीके से उसे आगे बढ़ते हुए देखा। इन रोबोट्स का फ़ायदा क्या है? बहुत से फ़ायदे हैं, मैं आपको चंद बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये एक नई फील्ड है और इनका फ़ायदा आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा होगा। तो मैं आपको एक फ़ायदा तो ये बता रहा हूँ कि ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनेगा, यानी हमारे बॉडी में ड्रग्स मेडिसिन को लेकर जाएगा। उसके अलावा हमने लार्ज ट्यूब्स में भी इन जीनोबॉट्स को गुजारा है। हमने नैनोमीटर्स की जो थिकनेस रखने वाली ट्यूब्स हैं उनमें भी जीनोबॉट्स को मूव करवाया है। हमने रेडियो एक्टिविटी की जगहों पर इसको मूव करवाया, देखा कि वहाँ पर ये जा सकता है। हमने इंसान की आर्टरीज़ में इनको मूव करवाया कि क्या ये वहाँ पर जाकर डिलीवरी कर सकते हैं, ड्रग की, दवाई की डिलीवरी कर सकते हैं। ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए बेहतरी लाएंगे और हमारी पोल्यूशन जो ऊपर है उसे साफ़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने ऐसी कन्फिग्रेशंस बना ली हैं जिसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट कर सकते हैं और हमें पता है कि ये कौन सी मूवमेंट करेंगे। मसलन ये सर्कल में घूम सकते हैं, तो ये समंदरों से चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, गार्बेज इकट्ठा कर सकते हैं, ये एटमॉस्फेयर से गार्बेज इकट्ठा कर सकते हैं, ये ब्लड से गार्बेज इकट्ठा कर सकते हैं। फिर इनमें जो बड़ी मज़े की चीज़ हमें नज़र आई वो ये थी कि ये सेल्फ हीलिंग थी। अगर आप एक जीनोबॉट को हल्का सा कट लगा दें तो 10 मिनट के बाद वो अपनी इंजरी को हील कर लेता है। ये खसूसियत सिर्फ और सिर्फ जानदारों में है कि वो अपने ज़ख़म को हील कर लेते हैं। हमने टर्मिनेटर 2 में तो ऐसे रोबोट्स देखे थे जो कि अपने आप को हील कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आज तक हमें ऐसे रोबोट्स नहीं मिले। तो ये कितना बड़ा फीचर है जो हमें अभी इसमें नज़र आया है कि एक तो ये रिप्रोड्यूस करता है, ये अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है, और दूसरी चीज़ ये कि ये हील करता है। और हीलिंग की रिसर्च अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रही है, क्योंकि हम इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं इंसानों के ज़ख़म को हील करने के लिए, कि हम इंसानों के ज़ख़म को कितनी जल्दी हील कर सकते हैं। जीनोबॉट्स, हम एक ऐसे बोट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुस्तकबिल है रोबोटिक्स का। ये बोट बायोलॉजिकल बोट है। इसका मतलब ये है कि इसे सेल से बनाया गया है। इसमें मेंढक के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसे ना तो हमने प्रोग्राम किया है, इसके अंदर ना ही इंटेलिजेंस है, ना ही इसके अंदर ब्रेन है। इसके पास एंटेना नहीं है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। लेकिन ये सब ना होने के बावजूद, इंटेलिजेंस नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, आप हैरान होंगे कि जीनोबॉट्स को जब एक दूसरे के करीब छोड़ा गया तो उन्होंने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर कूड़ा करकट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर वीडियो में भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से घूम रहे हैं और वो कूड़ा करकट, गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है और साइंसदान इस पर बहुत परेशान थे कि आखिर इनके पास कोलैबोरेशन करने की इंटेलिजेंस आई कहाँ से, ये जहानत कहाँ से इनके पास आई कि उन्होंने मिलकर काम करना है। लेकिन फिर हमारे काम आई एक बहुत पुरानी स्टडी, रिसर्च। ये रिसर्च 1999 में की गई और इस रिसर्च में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। बड़े आम से रोबोट जो उस वक्त के ज़माने में अवेलेबल थे। मैं आपको यहाँ पर रोबोट्स दिखा रहा हूँ। तो ये एक रोबोट है जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस तरह के बहुत से रोबोट्स इस्तेमाल किए गए और इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि कमरे में हमने डिस्क्स रख दी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्क हैं, उनको फैला दिया है और इन रोबोट्स ने इनको छोड़ दिया। अब ये मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें नज़र आना शुरू हुआ कि शायद ये सारे मिलकर आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी डिस्क्स को एक जगह पर पाइल अप कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। हैरान कुन बात थी ना। बिल्कुल इसी वजह से
ہم اس اسٹڈی میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ اس اسٹڈی کے جو رزلٹ ہمارے پاس آئے اس میں بتایا گیا کہ ان میں کسی قسم کی کلیبریشن نہیں تھی، ان میں کسی قسم کی انٹیلیجنس نہیں تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ ایک روبوٹ اپنے طور پر کام کر رہا تھا، لیکن وہ صرف ایک یا میکسیمم 2 ٹائلز یا ڈسک کو موو کر سکتا تھا۔ اب وہ جا رہا ہے اور اس نے ایک ڈسک کو موو کیا، وہ اس کو موو کر رہا ہے، اس کو ایک دوسری ڈسک مل گئی، اس نے 2 ڈسک کو موو کرنا شروع کیا تو جیسے اس کو تیسری ڈسک ملی وہ وہاں پہ رک گیا۔ اب اسی طریقے سے باقی روبوٹ بھی اس طرح 1 یا 2 ڈسک کو موو کرے اور جہاں پر ان کو بڑی پائل ملتی تھی وہ وہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے آپ کو اینیمیشن میں بھی نظر آ رہا ہے یہ روبوٹ ایک سینٹرلائزڈ پائل بنانے میں ایک جگہ جہاں پر تمام ڈسک کو انہوں نے اکٹھا کر دیا کامیاب ہو گئے، حالانکہ ان میں کسی قسم کے سینسرز موجود نہیں تھے کہ وہ ڈسک کو دیکھ سکیں اور جج کر سکیں کہ میں نے ڈسک کو یہاں پر لے کے جانا ہے، اور یہ بھی یہ نہیں جان سکتے تھے کہ زیادہ تر ڈسک کہاں پر موجود ہیں۔ یہ ٹوٹلی ڈم قسم کے روبوٹ سے جو کہ بالکل مماثلت رکھتے ہیں زینو بوٹ سے، کیونکہ ان کے پاس بھی ایسے کوئی سینسرز فی الحال ہمارے نالج میں نہیں ہیں۔ تو زینو بوٹ کی بات کرتے ہیں، اور زینو بوٹ نے یہی کام سیلولر لیول پر کیا، انہوں نے ڈیبری کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے فوائد بہت ہیں۔ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ مائکرو پلاسٹک ہے، وہ پلاسٹک کے ذرے جو 5 ملی میٹر سے بھی چھوٹے ہیں، جو سمندر میں بھی ہیں اور فضا میں بھی، انہیں اکٹھا کرنا کیونکہ وہ زہر کے طور پر ہماری آبی حیات کو ختم کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا رسک ہے وہ کئی سپیشیز کے لیے کہ وہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، انہیں ختم کرنا، انہیں اکٹھا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے اب ہم زینو بوٹ کی مدد لینے لگے ہیں۔ زینو بوٹ کی شکل ابھی تک ہم نے ایک سفیر کے طور پر دیکھی، ایک راؤنڈ شکل دیکھی، لیکن اب ہم اس کی شکل پر بھی مختلف ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سی شیپ کا زینو بوٹ بنانے جا رہے ہیں، بلکہ بنا چکے ہیں، جو کہ بالکل ویسی ہے جیسی ایک گیم ہمارے بچپن میں ہم کھیلتے تھے، میرے خیال میں شاید اس کا نام پیک مین تھا، جو کہ سی شیپ کا ایک مانسٹر تھا اور وہ چیزوں کو کھاتا تھا۔ بالکل ویسے ہی زینو بوٹ اب سی شکل میں آئیں گے۔ یہ سیل سی شکل کے ہوں گے تاکہ یہ زیادہ ڈیبرے کو، زیادہ کوڑے کرکٹ کو اکٹھا کر سکیں اور ایک جگہ پر لے جا سکیں۔ تو ہم ان کی شکلوں کی طرف آ رہے ہیں اور مختلف قسم کی شکلیں آپ کو زینو بوٹس میں آگے نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ زینو بوٹ جب ان سب ڈیبری کو اکٹھا کرے گا تو ان کو ایک جگہ پر مختلف جگہوں پر ڈھیریاں لگا کر اکٹھا کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈیبری کی بجائے سٹیم سیل ہی لے لیے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے فراگ کے سٹیم سیل پھیلا دیے، آپ کو یہاں پر ویڈیو میں بھی اور تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، اور کچھ زینو بوٹ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو ایک جگہ پر سپوز فرض کیجئے انہوں نے 20 سٹیم سیلز اکٹھے کر لیے، ایک جگہ پر انہوں نے 100 کر لیے، انہوں نے 10 کر لیے۔ اب جن جگہ پر انہوں نے اس مینڈک کے سٹیم سیلز اکٹھے کیے تھے وہاں پر ایک اور زینو بوٹ بننا شروع ہو گیا، یعنی انہوں نے اور زینو بوٹس کو جنم دینا شروع کر دیا۔ اس قسم کی ریپروڈکشن کو ہم کائنیمیٹک سیلف ریپلیکیشن کہتے ہیں۔ یہ ایسی ریپلیکیشن ہے جس میں کوئی بھی جاندار ایسی ریپلیکیشن نہیں کرتا۔ آپ کو یہ ریپلیکیشن صرف کچھ مالیکیولز میں ملے گی، یعنی مالیکیول لیول پر جا کر ایسی ریپلیکیشن نظر آئے گی، لیکن کوئی بھی جاندار لیونگ تھنگ ایسی ریپلیکیشن نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے روبوٹکس میں کہ ہم نے ایک ایسا لائف فارم بنا دی ہے، ایک ایسا کریچر بنا دیا ہے، ایک ایسا روبوٹ بنا دیا ہے جو کہ اپنی کاپیز بنا سکتا ہے، وہ اپنے جیسے ہزاروں لاکھوں روبوٹ بنا سکتا ہے۔ ایک بہت میجر بریک تھرو ہے، اگر آپ اس کو ویژولائز کر سکیں، اس کی گریوٹی کو، اس کی سنگینی کو آپ سمجھ سکیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو کام کوئی روبوٹ نہیں کر سکتا، آج تک ہماری کوئی انوینشن نہیں کر سکتی، وہ یہ بایولوجیکل روبوٹ کر رہا ہے۔ زینو بوٹ کی اگر لائف ٹائم کی بات کریں کہ کتنا عرصہ یہ زندہ رہتا ہے، تو اس وقت تک جو زینو بوٹس ہم نے بنائے ہیں انسانوں نے، وہ تقریباً 10 دنوں تک پانی ایکوا انوائرمنٹ میں رہ سکتے ہیں اور انہیں کسی قسم کے باہر کے کھانے کی یعنی فوڈ سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اس لائف سپین کو بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم 10 دنوں سے بہت زیادہ
दिनों सालों तक इन जीनोबोट्स को लेकर जाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम जीनोबोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स डालने की भी कोशिश करेंगे, यानी उनको ज़रा भारी भरकम हैवी ड्यूटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जीनोबोट्स ज़्यादा शक्लों में आएँ, ज़्यादा सेल्स के साथ आएँ और उनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा हो, ताकि उनसे जो मदद ली जाए वो पोल्यूशन में ली जाए। पोल्यूशन में एयर में बहुत से ऐसे ज़रात हैं जो कि हार्मफुल हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हार्मफुल हैं, हम उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ से हम ऐसे ज़रात को, ऐसे सेल्स को ख़त्म करना चाहते हैं जो कि हमारी बॉडी को किसी बीमारी में मुब्तला किए हुए हैं। हम डैमेज टिश्यूज़ को हील करना चाहते हैं, हम ज़ख्मों को हील करना चाहते हैं, उसके लिए भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन साइंसदान आहिस्ता आहिस्ता आगे का सोच रहे हैं। आपके जहन में आता है कि अगर आपने जीनोबॉट को डिज़ाइन किया हो तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब आप क्या सोचेंगे अगर आप साइंसदान हो? थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को चाहे पॉज कीजिए और गेस कीजिए कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। अपना स्टेप आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंसदानों ने क्या सोचा। उन्होंने सोचा कि वो इसे याददाश्त देंगे, इसे मेमोरी देंगे, और उसके लिए 1 बिट का मेमोरी मार्कर इसे दिया जा रहा है ताकि ये अपने एक्सपीरियंस, जो एनवायरनमेंट के साथ इसका एक्सपीरियंस है, उसे रिटेन रख सके। फ़र्ज़ कीजिए एक जीनोबॉट के अंदर एक बिट है जो कि इस वक्त 0 है, और अगर वो किसी रेडियो एक्टिव जगह से होकर आता है और वो 1 हो जाती है तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी है, और ऐसी रेडियो एक्टिविटी जो कि लिविंग सेल्स को डैमेज कर सकती है। तो 1 बिट की जो मेमोरी है वो हमारे बड़े बड़े काम कर सकती है। मैं आपको आखिर में ये बताता चलूँ कि हम अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि जीनोबॉट जानदार हैं, क्योंकि ऐसा जानदार अभी तक हमने दुनिया में नहीं देखा जिसे इंसान ने डिज़ाइन किया। क्या ये मशीन है या ये हाइब्रिड है? मशीन और जानदार के बीच में है। लेकिन इस सेल के डिज़ाइन से, इस सेल के रोबोट के डिज़ाइन से, जो कि तैर भी सकता है, जो कि सफाई भी कर सकता है, जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे मूव भी कर सकता है, हम एक और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो मंजिल है सॉफ्ट रोबोटिक्स। चलिए मैं आपको एक और मौका देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आप ही साइंसदान हैं और अब आप इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या ऐड करेंगे? साइंसदानों का ये ख्याल है कि वो इसमें, इन रोबोट्स में इमोशंस ऐड करना चाहते हैं। वो इन रोबोट्स में हंसना, मुस्कुराना, घबराना, परेशान होना, गमज़दा होना, ये सारे के सारे इमोशंस ऐड करना चाहते हैं ताकि उसे ज़िंदा चीज़ों के करीब से करीब तर बनाया जा सके। तो हम वो सारी चीज़ें इनमें ऐड करना चाहेंगे जो कि जानवरों में हैं, जो कि इंसानों में हैं, जो कि लिविंग थिंग्स में हैं। हम वो इंटेलिजेंस ऐड करना चाहेंगे, हम वो बॉडी पार्ट्स ऐड करना चाहेंगे, फ्यूचर में वो शेप्स देना चाहेंगे और उसके अलावा भी शेप्स देना चाहेंगे, और उसके साथ साथ हम वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ऐड करना चाहेंगे जो कि हमें इंसानों में फ़िलहाल नज़र आ रही है। और उसके बाद इंसान शायद इस पर सोचना शुरू करेगा कि बियॉन्ड ह्यूमंस या बियॉन्ड लिविंग थिंग्स भी इनमें बहुत सी चीज़ें हमने डालनी है, वो कैपेसिटीज़ जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल तख्ती ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस इल्म को आगे बढ़ाते रहें और दूसरों में बांटते रहें।